Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स ने एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किए वो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट जो थे वो परफॉर्म किए। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर पी प्लांट्स को क्यों सेलेक्ट किया गया, क्या रीज़न्स थी जिसकी वजह से पी प्लांट को डिस्कस किया गया, और साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जब पी प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो कौन कौन से लॉज जो थे वो डिफ़ाइन किए गए। उन लॉज में से पहले लॉ को, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसको हम इसी लेक्चर में समराइज़ करेंगे। तो आइए इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सो मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास ये जो ग्रेगर मेंडल नामी साइंटिस्ट था, बेसिकली बाय प्रोफेशन ये एक प्राइस था। और एक चर्च के अंदर जो गार्डन था, उस गार्डन के अंदर इसने क्या किया, परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट्स। और वो एक्सपेरिमेंट्स किसके ऊपर परफॉर्म किए? ऑन पी प्लांट। पाइसम सैटिवम जो इसका साइंटिफिक नेम है। तो पी प्लांट्स के ऊपर जो थे वो एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने परफॉर्म किए और उन एक्सपेरिमेंट्स की बिहाफ पे जेनेटिक्स की बेस रखी गई, इसलिए हम इसे फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। अब क्या वजह है कि इस बंदे ने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, किसी और प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स क्यों नहीं किए? सो द क्वेश्चन इज व्हाई ही selected pea plants। तो कुछ रीजंस हैं जी जिनकी बिहाफ पे पी प्लांट्स को सिलेक्ट किया गया। नंबर 1, जो पी प्लांट हैं गिव मैनी जनरेशंस इन शॉर्ट टाइम। वक़्त कम लगता है और बेशुमार जनरेशंस हमें रिसीव हो जाती हैं, एक ये बेनिफिट है। सेकंड, कंटेन मैनी कंट्रास्ट ट्रेड्स। इसके अंदर कंट्रास्ट ट्रेड्स बहुत ज़्यादा हैं, जिससे क्लियर कट हम उनको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। परफॉर्म 100% ट्रू ब्रीडिंग। इसका जो प्लांट होता है वो मोनोइशियस होता है, हर्मैफ्रोडाइट होता है, यानी एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों को एग्जिस्ट होते हैं। जब एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों को एग्जिस्ट होते हैं तो 100% ये ट्रू ब्रीडिंग करता है। और ट्रू ब्रीडिंग में भी इसकी कोशिश होती है कि ये हमेशा सेल्फ फर्टिलाइजेशन करे, यानी उसी प्लांट का मेल उसी प्लांट की फीमेल से क्या करता है, परफॉर्म करता है ब्रीडिंग का मैकेनिज्म। लेकिन हम अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग भी कर सकते हैं। सो क्रॉस ब्रीडिंग कैन आल्सो बी डन। तो यहां पे क्रॉस ब्रीडिंग भी हो सकती है, यानी हम किसी एक पौधे के मेल को किसी दूसरे पौधे की फीमेल से क्या कर दें, मेटिंग कर दें। तो ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा इजी टू कल्टीवेट,
इनको कल्टीवेट करना बहुत आसान है। तो ये कुछ हमारे पास रीजंस थी जिसकी बिहाफ पे मैंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया और उसके ऊपर बेशुमार एक्सपेरिमेंट्स किए। अब इसने जब एक्सपेरिमेंट्स किए तो वो एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो एक बुक में पब्लिश कर दिए गए इन 1865। सारे एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो पब्लिश किए गए, लेकिन इसके काम पे कोई फोकस नहीं किया गया, कोई तवज्जो नहीं दी गई। 1884 में इसकी हो गई डेथ। अभी तक इसके काम पे कोई फोकस नहीं किया गया। हाँ, 19वीं सेंचुरी में जाके वर्क ऑफ मेंडल वाज रीडिस्कवर्ड। इसके काम को रीडिस्कवर किया गया 19वीं सेंचुरी में जाके। तब जाकर इसको जो था वो फादर ऑफ जेनेटिक्स का नेम भी असाइन किया गया, लेकिन उससे पहले इसके काम के ऊपर कोई फोकस नहीं किया गया। आइए जरा देखते हैं आखिर कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे जो परफॉर्म किए गए और उन एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे कौन से लॉज जो थे वो इसने रिप्रेजेंट किए। अब एक्सपेरिमेंट्स के लिए इसने सिलेक्ट 7 पेयर ऑफ pea plants, each with one contrast trait. So each with one contrast trait. तो क्या किया गया जी, इसने 7 पेयर्स लिए, यानी टोटल 14 प्लांट्स लिए, और उन प्लांट्स के ऊपर इसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, और हर पेयर में एक करैक्टर कंट्रास्ट था, यानी कि शेप ऑफ सीड डिफरेंट थी, कलर ऑफ सीड डिफरेंट था, हाइट ऑफ प्लांट डिफरेंट थी, फ्लावर कलर डिफरेंट था, फ्लावर पोजीशन का डिफरेंस था, जो पोड होती है उसके शेप का डिफरेंस था, पोड जो थी शेप के साथ साथ उसके कलर का डिफरेंस था। तो इस तरह टोटल 7 जो थे वो पेयर्स लिए गए, यानी कि शेप का डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू सीड, या शेप का डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू पोड्स, कलर का डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू पोड, या कलर का डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू सीड। इस तरह 7 पेयर्स लिए गए, यानी टोटल 14 प्लांट्स। उन सब की सबसे पहले ट्रू ब्रीडिंग करवाई। ट्रू ब्रीडिंग। अब ट्रू ब्रीडिंग क्या होती है, याद रखिएगा, ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं व्हेन ऑफस्प्रिंग्स आर पेरेंट लाइक। जब ऑफस्प्रिंग जो होते हैं और पेरेंट्स लाइक होते हैं और हमेशा वो विद रिस्पेक्ट टू अलील्स होमोजाइगस होते हैं, उन्हें ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करवाएगी, ट्रू ब्रीडिंग करवाएगी। अब ट्रू ब्रीडिंग से क्या मुराद है, ट्रू ब्रीडिंग से मुराद ये है कि राउंड सीड शेप प्लांट को मिलाया गया राउंड वाले के साथ, और रिजल्ट क्या आया, राउंड। इसी तरह लॉन्ग हाइट प्लांट को मिलाया गया या उसकी मेटिंग करवाई गई
लॉन्ग हाइट वाले प्लांट के साथ रिजल्ट क्या आया, लॉन्ग हाइट। तो अब देख लीजिए दोनों पेरेंट्स सेम हैं और ऑफस्प्रिंग जो पैदा हो रहे हैं वो भी सेम है। तो इस तरह की जो मेटिंग होती है उसे हम बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग। नेक्स्ट जो फिनोमेना करवाया गया वो था क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं जी मेटिंग बिटवीन टू डिफरेंट मेंबर्स तो डिफरेंट मेंबर्स के दरमियान मेटिंग जिनके हमारे पास जो ट्रेट है वो भी क्या हो, डिफरेंट हो, यानी उनकी फिनोटाइप्स भी क्या हो, डिफरेंट हो। अब क्या करवाया गया, राउंड को मिलाया गया रिंकल के साथ। तो अब देख लीजिए ट्रेट हम एक ही ले रहे हैं, लेकिन यहां पे हमने राउंड के साथ फॉरन क्या ले लिया, रिंकल ले लिया। तो देख लीजिए हम विद रिस्पेक्ट टू शेप यहां पे चल रहे हैं। इसी तरह अगर हम विद रिस्पेक्ट टू सपोज हाइट चलते तो मेरे पास एक मेंबर होना चाहिए था लॉन्ग, तो दूसरा होना चाहिए था शॉर्ट। इनकी हम क्या करवा रहे होते, मेटिंग करवा रहे होते। तो इस तरह क्रॉस ब्रीडिंग में सबसे पहले सिलेक्ट किया गया दो डिफरेंट जो है वो फिनोटाइप वाले मेंबर। अब जब इनका रिजल्ट लिया गया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया राउंड। सारे के सारे मेंबर जो थे वो राउंड पैदा हुए, कोई एक सिंगल मेंबर भी रिंकल पैदा नहीं हुआ। अब याद रखिएगा जब भी हम क्रॉस ब्रीडिंग परफॉर्म करते हैं तो पेरेंट्स को हमेशा F1 फिलियल 1 फर्स्ट जनरेशन जो है वो क्या करते हैं, असाइन करते हैं F1। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा, जब भी हम क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं तो पेरेंट्स को हम P1 सिंबल जो है वो असाइन करते हैं, P फ्रॉम पेरेंट्स यानी फर्स्ट पेरेंट्स। और जो हमारे पास जनरेशन आती है फर्स्ट उसे F1 का नेम असाइन करते हैं फिलियल 1 यानी फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट ऑफस्प्रिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग में हमारे पास जो F1 में आए उसे कहा गया ये है मोनोहाइब्रिड। तो इसे जो नेम असाइन किया गया वो था मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड, हाइब्रिड कहते हैं दो डिफरेंट चीजों का मिक्सचर। अगर आप चेक कर लीजिए राउंड और रिंकल जब हम मिला रहे हैं तो राउंड बन रहा है, तो ये दो डिफरेंट आपस में मिल रहे हैं। इस सेंस में हम इसको हाइब्रिड कंसीडर करते हैं। और मोनो का वर्ड जो है वो सिंगल के लिए यूज होता है क्योंकि हम इस क्वेश्चन के अंदर एक ही ट्रेड को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। यानी यहां अगर मैं मेटिंग करवा रहा हूं तो इस मेटिंग के अंदर मैं सिर्फ शेप की बात कर रहा हूं। यहां जब मैं मेटिंग करवाऊंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ हाइट की बात करूंगा। तो अब जब एक करैक्टर को डिस्कस किया जाता है, ऐसा मैकेनिज्म मेटिंग प्रोसेस जिसमें सिंगल ट्रेड डिस्कस हो रही होती है, उसे मोनोहाइब्रिड कहते हैं। सो अगला जो कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 को F1 से मिलाया गया, यानी यहां पे हमारे पास जो थे F1 से हासिल होने वाले राउंड मेंबर्स को मिलाया गया विद राउंड। अब की बार ये जो यहां पे यूज हो रहे हैं ये सेकंड पेरेंट्स हैं, और यहां पे जो रिजल्ट आएगा वो था राउंड प्लस रिंकल। दोनों रिजल्ट्स आए, राउंड भी रिसीव हुआ, रिंकल भी रिसीव हुआ। अब इनको जो सिंबलाइज किया गया वो किया गया विद F
2। अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस जो है वो हमारे जहन में आते हैं। क्वेश्चंस ये कि यहां F1 में राउंड आया, रिंकल नहीं आया, तो क्या रिंकल करैक्टर आगे ट्रांसफर नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ? अगर हुआ है तो शो क्यों नहीं हुआ? क्या वजह है कि राउंड ही शो हो रहा है? और यहां पर जब हमने F1 को F1 से मिलाया, यानी राउंड को राउंड से मिलाया, तो हमारे पास राउंड भी आया, रिंकल भी आया। यहां पे रिंकल का आना इस बात को शो कर रहा है कि इन राउंड्स के अंदर कहीं ना कहीं रिंकल वाला ट्रेड मौजूद था तो रिंकल आया। वरना यहां आप पढ़ चुके हैं, अगर मैं राउंड को राउंड से मिलाऊंगा तो 100% मेरे पास क्या आएगा? राउंड आएगा। लेकिन यहां पर मैं राउंड को राउंड से मिला रहा हूं तो मेरे पास 100% राउंड नहीं आ रहा, बल्कि रिंकल आ रहा है। तो यहां पर रिंकल का आना इस बात को शो करता है कि इन राउंड्स के अंदर कहीं ना कहीं रिंकल ट्रेड मौजूद था। अब जब रिंकल ट्रेड मौजूद था तो वो F1 में शो क्यों नहीं हुआ? वो F2 में ही आके शो क्यों हुआ? और साथ ही साथ एक और जो चीज देखने में आई कि जो राउंड था वो 75% था और जो रिंकल था वो 25% था। तो एक नया क्वेश्चन यहां पे जन्म लेता है कि परसेंटेजेस में डिफरेंस क्यों आया? क्या वजह है कि डिफरेंस आया? तो यहां पर मैंडल्स ने अपनी इंटरप्रिटेशन दी। अब उस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक मैंडल कहता है कि ईच ट्रेड इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ अलील्स। याद रखिएगा, उस जमाने में अलील्स की टर्म अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, ये अब इंट्रोड्यूस हुई है। उस वक्त उसने इसकी जगह वर्ड लिखा था हेरिडिटरी फैक्टर्स, या एलिमेंट्स का वर्ड भी आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो उसने कहा कि हर ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए हेरिडिटरी फैक्टर्स के पेयर होते हैं, और वो पेयर जो है वो क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे यहां हम जो लेके चल रहे हैं राउंड रिंकल, राउंड राउंड, तो इसने कहा अगर हम यहां पे बात करें राउंड की, तो यहां पे जो मेरे पास पेयर था, हेरिडिटरी फैक्टर था, वो कैपिटल आर था, जिसे आजकल हम अलील्स कहते हैं। यहां पे भी कैपिटल आर था। अब होता क्या है, जैसे ही मेटिंग होती है तो मियोसिस होती है, और मियोसिस से अलील्स को सेपरेट कर दिया जाता है। इस तरह यहाँ पे गैमीट्स बनते हैं। तो ये जो हम बना रहे हैं, दीज आर दी गैमीट्स। अब यहाँ वाला गैमीट यहाँ वाले गैमीट से जब मिलेगा तो कैपिटल आर, तो जब 100% कैपिटल आर है तो हमेशा करैक्टर क्या शो होना है? राउंड शो होना है। जब हम बात कर रहे हैं राउंड और रिंकल की, तो यहाँ पे पेयर ऑफ अलील मेरे पास क्या है? कैपिटल आर। तो यहाँ पे इसी का लोअर केस होगा स्मॉल आर। अब जब यहाँ पे गैमीट्स बने तो हमारे पास होगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब इधर वाला गैमीट जब इधर मिलेगा तो जैसे मर्जी आप इनको मिला लीजिए। फर्ज कीजिए ये वाला अगर इससे मिलता है तो क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। ये वाला अगर इससे मिलता है तो फिर भी यही बनेगा। तो 100% आपके पास यहाँ पे क्या रिसीव होंगे? 100% हेट्रोजाइगस आपके पास क्या होंगे? रिसीव होंगे। अब इस हेट्रोजाइगस के अंदर अगर आप गौर करें तो हमें नजर आ रहा है कि राउंड ट्रेट भी है, रिंकल ट्रेट भी है, लेकिन एक्सप्रेशन में क्या हुआ? राउंड शो हुआ। तो हमारे पास जो जीनोटाइप है वो राउंड और रिंकल दोनों की है, लेकिन जो फिनोटाइप है वो सिर्फ और सिर्फ राउंड वाली है। इसका मतलब कैपिटल आर अपने आप को शो कर गया और स्मॉल आर अपने आप को हाइड कर गया। जो शो कर गया उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कि ये डोमिनेंट हो गया।
डोमिनेंट, और जो हाइड कर गया उसके लिए हम शो करते हैं कि ये रिसेसिव है, जो अपने आप को क्या कर गया, छुपा गया। तो मेंडल ने कहा कि यहां पे F1 के अंदर चूंकि एक करैक्टर शो हुआ दूसरा नहीं हुआ, तो जो करैक्टर शो हो रहा है असल में वो डोमिनेंट ट्रेट है, और जो हाइड हो रहा है वो रिसेसिव ट्रेट है। लेकिन अलील जो है वो दोनों के मौजूद हैं। और अगर आप गौर कीजिए तो इसे मैंने यहाँ पे हाइब्रिड का नेम असाइन किया था, तो आप गौर कर लीजिए दोनों डिफरेंट हैं, हेट्रोजाइगस है। इस सेंस में ये क्या हुआ, हाइब्रिड। चूंकि करैक्टर एक ही चल रहा है इसलिए क्या होगा, मोनो हाइब्रिड। अब जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिसे हमने कहा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो उसके अंदर हमने क्या करना है, इसी राउंड को आगे लेके चलना है। तो हमने क्या करना है, कैपिटल आर विद स्मॉल आर, कैपिटल आर विद स्मॉल आर, इस तरह हमने इनको आगे लेके चलना है। अब आप गौर कर लीजिए ये वाला राउंड और ये वाला राउंड दोनों डिफरेंट हैं। तो जब दोनों राउंड होमोजाइगस हों और ऑफस्प्रिंग भी सेम आए तो वो हमारे पास ट्रू ब्रीडिंग होगी। और क्रॉस ब्रीडिंग में आप देख लीजिए दोनों के ट्रेड्स क्या हैं, डिफरेंट, विद रिस्पेक्ट टू फिनोटाइप्स क्या है, डिफरेंस है। अब हमारे पास यहां पर जब हम गैमीट्स बनाते हैं तो जरा इनके गैमीट्स बनाइए। तो मेरे पास कैपिटल आर स्मॉल आर के गैमीट्स बनेंगे दो, कैपिटल और स्मॉल, इधर से इसका कैपिटल आर स्मॉल, गैमीट्स बनेंगे दो, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये दो मेरे पास क्या बन गए, गैमीट्स। एक तरफ सपोज कर लीजिए मैं कहता हूं मेल है और एक तरफ मेरे पास क्या है, फीमेल। अब मैं इनकी जो है वो क्या लेना चाह रहा हूं, ऑफस्प्रिंग लेना चाह रहा हूं, नेक्स्ट जनरेशन लेना चाह रहा हूं। तो आइए जरा अब इनकी जनरेशंस को हम एक टेबुलर फॉर्म में शो करते हैं। तो जब टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में हम जनरेशंस को शो करते हैं तो इसे पुनेट स्क्वायर कहते हैं। तो पुनेट स्क्वायर हम यहां पे स्केच कर रहे हैं। एक तरफ मैं कैपिटल आर स्मॉल आर, ये मेल के गैमीट्स, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये मेरे पास फीमेल के गैमीट्स। कैपिटल आर से मिलेगा तो मेरे पास कैपिटल आर बनेगा। और अगर ये वाला गैमीट इससे मिलता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। और अगर ये इससे मिलता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर मेरे पास रिसीव होगा। और अगर ये इससे मिलता है तो स्मॉल आर मेरे पास रिसीव होगा। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये दोनों सेम है तो कंफर्म क्या पैदा होगा, राउंड। यहाँ पे गौर कीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर हम पहले से देख चुके हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर में कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंट है, तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या पैदा होना है, राउंड। यहाँ पे भी मेरे पास क्या पैदा होना है, राउंड। लेकिन अगर नेक्स्ट वाला देखूंगा तो वो मेरे पास क्या होगा, रिंकल। तो आप गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो फिनोटिपिक रेशो रिसीव होगी, फिनोटिपिक रेशो यानी विद रिस्पेक्ट टू फिनोटाइप, फिनोटिपिक रेशो, वो आप गौर से देखें तो वो हमारे पास आ रही है 3:1, क्योंकि 3 हमारे पास वो हैं, यानी 75% हमारे पास राउंड है और 1% हमारे पास जो है वो क्या है, रिंकल। तो 3:1 यहाँ पे देख लीजिए 3:1 ही आई थी, वो हमने जो है वो क्या कर दी, उसको हमने जो है वो प्रूव भी कर दिया। और अगर हम आए जीनोटिपिक रेशो में, जीनोटिपिक रेशो, तो जीनोटिपिक रेशो हमें बताती है कि एक हमारे पास जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, दो हमारे पास हेट्रोजाइगस हैं और एक हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव है। तो यहां पर हमारे पास जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करवाया जाता है तो फिनोटिपिक रेशो हमारे पास आती है 3:1, और जब जीनोटिपिक रेशो पाई जाती है तो हमारे पास रिजल्ट आता है 1:2:1। अब इन तमाम एक्सपेरिमेंट से जो हमें मेन रिजल्ट निकलता है, आइए ज़रा उस रिजल्ट को समराइज करके लिखने की कोशिश करते हैं कि ईच ट्रेड इज कंट्रोल्ड बाय
पेयर ऑफ अलील्स, तो आप चेक भी कर सकते हैं हर ट्रेड के पीछे एक पेयर ऑफ अलील था, हर ट्रेड के पीछे एक पेयर ऑफ अलील था. सो ईच ट्रेड इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ अलील्स विच ड्यूरिंग meiosis segregate to form gametes in such a way that each gamete receive one of them. अब गैमीट्स बनने के दौरान दो इस तरह सेपरेट होते हैं कि हर गैमीट उनमें से एक रिसीव करता है. तो चेक कर लीजिए, यहाँ पे मेरे पास ये पेयर था, जब यहाँ पे गैमीट्स बन रहे हैं तो हर पेयर में उसमें से एक आ रहा है. चेक कर लीजिए, गैमीट में उस पेयर में से एक आ रहा है. तो गैमीट्स बनने के दौरान दे विल सेग्रीगेट इन सच अ वे each gamete will receive only one of them, or these gametes fuse randomly to form zygote. तो रैंडमली यानी ये इससे भी मिल सकता है, इससे भी मिल सकता है, ये इससे भी मिल सकता है, ये इससे भी मिल सकता है. तो इस तरह जब वो रैंडमली फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा जिससे नेक्स्ट जनरेशन पैदा होगी. तो ये इस सारे एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें ये स्टेटमेंट जो है वो मिल रही है. इस स्टेटमेंट को कहा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि अलील्स जो हैं वो गैमीट्स फॉर्मेशन के दौरान सेग्रीगेट हो रहे हैं और इस तरह सेग्रीगेट होते हैं कि हर गैमीट उनमें से किसी एक को रिसीव करता है. कभी भी पेयर की फॉर्म में वो शिफ्ट नहीं होते, ट्रांसफ़र नहीं होते. और जब गैमीट्स सेपरेट हो रहे होते हैं हमेशा उस दौरान मीओसिस का प्रोसेस होता है जो कि आधे अलील्स को एक गैमीट में और आधे अलील्स को एक गैमीट में ट्रांसफ़र कर देता है. हाँ, जब दोबारा दोनों आपस में फ्यूज़ होते हैं तो उनके फ्यूज़ होने से जाइगोट बनता है जो कि नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करता है. तो ये जो लेक्चर हमने डिस्कस किया वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को आपने विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है. हाँ, शॉर्ट के लिहाज से अगर कुछ बातें यहाँ पे पूछी जाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट्स, एक ये पता होना चाहिए आपको, एक ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ट्रू ब्रीडिंग एंड व्हाट इज़ क्रॉस ब्रीडिंग. ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज़ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, सो अ क्रॉस इन विच ओनली वन ट्रेट इज डिस्कस्ड इन द मेटिंग प्रोसेस, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस. तो आपके पास फिर एमसीक्यू के लिए आपको फिनोटिपिक रेशो आनी चाहिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की और जीनोटिपिक रेशो आनी चाहिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की. तो इस तरह इस लेक्चर के अंदर हमने समराइज किया वो तमाम पॉइंट्स जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट क्वेश्चन एंड विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज़. सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.